हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने 11th क्लास की जो फिज़िक्स है उसके लिए मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ। 11th क्लास में जो शुरू के यूनिट है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। उसका नाम ही है यूनिट एंड मेजरमेंट। लेकिन उसके बाद जो चैप्टर्स हैं, यूनिट्स हैं, वह एक पर्टिकुलर फिजिक्स के जैसा है। तो आज मैं आपके सामने मोशन जो मैकेनिक्स के अंदर आता है, काइनेमेटिक्स के अंदर, वो टॉपिक चर्चा करूँगा। यह आपको 11th क्लास में 3rd चैप्टर से स्टार्ट होता है। ये फर्स्ट चैप्टर एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है 11th का, एंड सेकेंड चैप्टर एक यूनिट है जो अच्छा चैप्टर। इसके बारे में नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊंगा बाद में, यूनिट एंड मेजरमेंट के नाम पे है वो। लेकिन फ़िलहाल मैं मोशन चैप्टर के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा, एक बात और बता दूँ, ये मोशन के बारे में आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन 9th क्लास में पढ़ा होगा। 9th स्टैंडर्ड में भी एक चैप्टर था मोशन, फिर था लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी। ये तमाम चैप्टर जो 9th क्लास में फिजिक्स में थे वो सारे के सारे 11th क्लास में भी हैं, और वो एलोबोरेटेड फॉर्म में है, एक्सप्लेन्ड वे में है। तो इन्हीं में से पहले मोशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मैकेनिक्स के अंदर ये सभी चीज़ें आती है। मोशन की बात जो होती है, जहाँ भी मूवमेंट आएगा वो मैकेनिक्स में आएगा। और ये मैकेनिक्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है काइनेमेटिक्स, एक होता है डायनामिक्स। ये दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। मैकेनिक्स हो गया, उसके दो पार्ट हो गया, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में हम जो स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी कि मोशन की बात करेंगे यहाँ पे हम काइनेमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पे यह कंसिडर नहीं करेंगे कि मोशन क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है, इस पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो सिर्फ काइनेमेटिक्स में मूवमेंट की बात होती है, मोशन की बात होती है, और इससे अधिक कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही आप डायनामिक्स के अंदर जाओगे, यहाँ पे भी हम मोशन में ही बात करेंगे, स्टडी ऑफ मोशन बाय कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। यहाँ हम जैसे मोशन के कॉजेज की बात करना स्टार्ट करेंगे, यह जो मोशन हो रहा है इसके पीछे क्या कारण है, क्यों हो रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अपोज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, स्पीड बढ़ रही है, घट रही है। तो इन तमाम चीज़ों को हम डायनामिक्स में स्टडी करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में सिर्फ वी टॉक अबाउट अ मूविंग ऑब्जेक्ट which has some speed, which may not be accelerate. But in dynamics, we talk about the cause of motion, why it is happening, what the main reason of this motion, and such things. So first of all, we discuss about the kinematics, then we move to the dynamics. पहले हम kinematics की बात करते हैं, फिर dynamics के अंदर जाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गया होगा, जो काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में मेनली डिफरेंस क्या है। कॉमन चीज़ें भी है, कॉमन तो यही है कि दोनों में मोशन की बात होती है। डिफरेंस ये है कि एक में जो कॉजेज हैं मोशन के उसे कंसिडर नहीं करते हैं, जबकि दूसरे में उस कॉज को कंसिडर किया जाता है।
जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो कौन सी एनर्जी यूज कर रहा है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये सब चीज़ें डायनामिक्स के अंदर बातें होंगी। तो 11th स्टैंडर्ड में आप सारी चीज़ें पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स भी, डायनामिक्स भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो मैकेनिक्स है ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है। अब आप सोचोगे जो फिजिक्स के भी टाइप है, यस, फिजिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स को क्वांटम फिजिक्स भी कहते हैं। तो ये मैकेनिक्स क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आता है, तो हम अभी क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। और एक चीज़ दोनों में डिफरेंस के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछता है जो क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या डिफरेंस है मेनली, तो आप ये सिंपली बता सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में मास को कांस्टेंट माना गया है। क्लासिकल फिजिक्स में मास फिक्स होता है। अगर बोला जाता है एक ऑब्जेक्ट का मास 5 kg है, तो क्लासिकली वो 5 kg ही रहेगा, चाहे वो मोशन करे चाहे ना करे। जबकि मॉडर्न फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में मास इज वेरिएबल, मास को कांस्टेंट नहीं माना जाता है। ऐसा बोला जाता है अगर ऑब्जेक्ट कोई मूव करता है तो सम ऑफ द मास हैज बीन कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये मॉडर्न फिजिक्स के अंदर है। ये बेसिकली ये डिफरेंस है क्लासिकल और मॉडर्न में। चलिए मॉडर्न फिजिक्स जब करेंगे उसके बाद बताऊंगा उस टाइम पे और क्या क्या बातें होती है। प्रेजेंटली तो हम काइनेमेटिक्स की तरफ देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मेन थीम है दोनों ही टॉपिक में, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में, मोशन। पहले मोशन की बात कर लेते हैं। मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और किसी ऑब्जेक्ट को हम कब मोशन में कहेंगे, कब वो मोशन में नहीं कहेंगे, कब वो रेस्ट पे रहेगा, कब वो मूव करेगा। पहले इन सब बातों की चर्चा करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट। एक फ्लो चार्ट बना देता हूँ, फिर उसको धीरे धीरे हम एक्सप्लेन करेंगे। मोशन, उससे पहले एक होता है स्टेट ऑफ पोजीशन। ये मैं ऑब्जेक्ट के टर्म में लिख रहा हूँ, स्टेट ऑफ पोजीशन। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होगा उसका स्टेट ऑफ पोजीशन दो तरीके का हो सकता है। या तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, या नहीं तो अगर मोशन नहीं करेगा तो हम उसको रेस्ट कह सकते हैं, रेस्ट पे हो सकता है। आइदर इज इन मोशन और इज एट रेस्ट। मोशन की बात करें फर्दर, तो मोशन बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। ये फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है मोशन का। ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, और एक होता है ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन। सभी के अपने फर्दर टाइप्स हैं। यहां मैं सिर्फ एक को ही ओपन करता हूं, ट्रांसलेटरी को। अगर आप ट्रांसलेटरी मोशन में जाओगे, ये 2 टाइप के हैं। एक हो गया रेक्टिलिनियर और एक हो गया कर्वलिनियर। आप रेक्टिलिनियर को लीनियर भी सिंपल कह सकते हो, आप कर्वलिनियर को सर्कुलर भी कह सकते हो। ये ट्रांसलेटरी के पार्ट्स, रेक्टिलिनियर और कर्वलिनियर। फर्दर बात करोगे तो दोनों ही मोशन, रेक्टिलिनियर या कर्वलिनियर, दोनों टाइप का जो मोशन है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों हो सकता है। हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है और वर्टिकल भी हो सकता है। यहाँ अगर बात करें हम इसी को फिर से ट्रांसलेटरी मोशन को इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन
डिफाइन करें तो आप कह सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल। आज यहाँ पे मैं सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को समझाऊं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये नहीं होता जो जमीन पे चलना, सीधे चलना। हॉरिजॉन्टल मतलब होता है जो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर वो किसी सरफेस के साथ मूव कर रहा है, तो उस सरफेस के लिए वो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल मोशन करता है। अगर वही ऑब्जेक्ट उस सरफेस के परपेंडिकुलर मूव करता है तो वो वर्टिकल मोशन करता है। तो हॉरिजॉन्टल मोशन, वर्टिकल मोशन ये सरफेस के लॉन्ग पे डिपेंड करता है। एग्जांपल के लिए अगर कोई छिपकली मान लो इस दीवार पे चढ़ रही है, यानी कि एक वो सरफेस के साथ ऊपर जा रही है, तो उसको हम हॉरिजॉन्टल में कंसीडर करेंगे, ना कि वर्टिकल में। वो हॉरिजॉन्टल मोशन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन ये सरफेस के अलोंग डिसाइड होता है। सरफेस के साथ जा रहे हैं, जैसे आप रोड पे चले रहे हो तो आप हॉरिजॉन्टल मोशन कर रहे हो, आप रोड के ठीक परपेंडिकुलर गए तो ये वर्टिकल मोशन। आगे बात करेंगे तो ये लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों ही फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यहां भी आप देख सकते हो, हालांकि दोनों में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग अलग अलग होगा, हम बात करेंगे। ये मैंने आपके सामने फिलहाल एक सिंपल फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट में बेसिकली मोशन के बारे में बताया। सबसे पहले मैंने ये बताया जो हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्टेट ऑफ मोशन होता है, वो स्टेट ऑफ पोजीशन दो टाइप हो सकता है, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे रह सकता है या नहीं तो वो मोशन में रह सकता है। आइदर बी एट रेस्ट और बी इन मोशन। हालांकि रेस्ट मोशन को हम डिफाइन करेंगे अभी फिलहाल। फिर बाद में हमने मोशन को क्लासिफाई किया, ये तीन पार्ट्स में होते हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड ऑक्सीलेटरी। ट्रांसलेटरी मोशन अभी सिर्फ प्राइमरी लेवल पे सब कुछ समझते हैं, फिर डिटेल में जाएंगे बाद में। ट्रांसलेटरी मोशन एग्जांपल के लिए जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं, जो हम खुद मोशन करते हैं कि जाते आते हैं, वो सब ट्रांसलेटरी मोशन ही होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट सच में अपना पोजीशन बदलता रहता है, डिस्प्लेस होता रहता है। रोटेटरी मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पे मोशन करे, जैसे आपके घर में पंखा चल रहा होगा अभी, वो एक ही पॉइंट पे लगातार घूम रहा है, या आप लट्टू टॉप को नचाते हो, वो एक ही पॉइंट पे घूमता है अगर प्रॉपर घुमाओ तो। ये सब रोटेटरी मोशन है, एक सिंगल पॉइंट पे जो मोशन होगा, दैट इज रोटेटरी मोशन। और ऑक्सीलेटरी मोशन, इसको टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं, बैक एंड फोर्थ भी कहते हैं, यानी कि एक पॉइंट के आगे पीछे होना, पेंडुलम की तरह। पेंडुलम एग्जांपल है ऑक्सीलेटरी का। अच्छा, ऑक्सीलेटरी मोशन में एक स्पेशल केस है वाइब्रेशन। जो वाइब्रेशन जो होता है या वाइब्रेटरी मोशन, वो ऑक्सीलेटरी मोशन ही है। अगर ऑक्सीलेशन काफी फास्ट हो रहा है तो उसे वाइब्रेशन कहते हैं, और स्लो हो रहा है तो उसी को ऑक्सीलेशन कहते हैं। यानी कि एन ऑक्सीलेशन हैविंग लार्जर फ्रीक्वेंसी इज नोन एज वाइब्रेशन। तो ये तीन हो गया। फिर बाद में हमने ट्रांसलेटरी को डिवाइड किया है रेक्टिलिनियर और सर्कुलर में। अगर ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मोशन करेगा तो रेक्टिलिनियर होगा, अगर ऑब्जेक्ट कर्व पाथ पे, सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेगा तो वो कर्व लिनियर। फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म को फिलहाल यहाँ ही डिफाइन करेंगे, वो बहुत सिंपल वे में। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, अगर कुछ ऐसा है तो यूनिफॉर्म, चाहे वो रेक्टिलिनियर का हो या सर्कुलर का। अगर सेम टाइम में सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो यूनिफॉर्म मोशन है, इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी होता है। अगर आप किसी सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मोशन करोगे तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। अगर स्ट्रेट रोड पे भी सर्कुलर पाथ पे मोशन करोगे
तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन होगा। हालांकि जब आप काइनेमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड यूनिफॉर्म मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ, इन दोनों में डिफरेंस है। यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट पाथ मीन्स ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड एज वेल एज कांस्टेंट वेलोसिटी, सो देयर इज नो एक्सेलरेशन। यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन करता है। तो स्ट्रेट पाथ वाला यूनिफॉर्म मोशन जो है आप उसे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहोगे। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे यूनिफॉर्म मोशन करता है तो उस केस में ऑब्जेक्ट की स्पीड तो कांस्टेंट होती है बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। हम बात करेंगे, अगर आपको नहीं पता है वेलोसिटी स्पीड सब ये सब 9th स्टैंडर्ड में है, नहीं मालूम तो हम आएंगे धीरे धीरे सभी टॉपिक्स पे फिर से। वैसे बता रहा हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी सेम नहीं है, जो कि सर्कुलर पाथ में सेम नहीं होगा, बार बार डायरेक्शन बदलेगा, तो सर्कुलर पाथ पे जो यूनिफॉर्म मोशन है वो एक्सेलरेटेड है क्योंकि वहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। स्ट्रेट पाथ पे जो यूनिफॉर्म मोशन है वो नॉन एक्सेलरेटेड है क्योंकि वहाँ पे स्पीड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी फिक्स है। ये दोनों यूनिफॉर्म मोशन को मैंने डिफरेंस बताया है कि यूनिफॉर्म इन लीनियर, यूनिफॉर्म इन सर्कुलर। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब दोनों जगह सेम ही है, जो नॉट कवरिंग ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस इन द सेम टाइम। फिक्स टाइम में फिक्स डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करते हैं तो वो हो गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, लीनियर में भी और सर्कुलर में। यह आपके लिए एक इंट्रोडक्शन था काइनेमेटिक्स में, हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। फर्दर हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ना है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होगा, फिर ये एक्सेलरेटेड मोशन बन जाएगा। फिर आपने पढ़ा होगा 9th स्टैंडर्ड में न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसकी बात हम करेंगे। और लास्ट में जो इस चैप्टर में, इस यूनिट में जो अलग से चीज़ दे रखी है वो है वी टॉक अबाउट 2 स्पेशल थिंग इन दिस यूनिट, जो कि 9th स्टैंडर्ड में इसको हमने नहीं किया था। उसमें पहला हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन की। यह एक नया चीज़ आपके लिए समझने वाला, हम समझाएंगे इसको, रिलेटिव मोशन। और दूसरा हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 2 टॉपिक हमें इस बार नया समझेंगे, हम नया आया है। बाकी जो चीज़ें हैं वो 9th क्लास से बिलोंग करती है। अगर आप चाहो तो एक बार रिवाइज कर लो 9th क्लास को, ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट होगा। तब तक के लिए आज बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से इमोशन सबको डिफाइन करेंगे एक एक करके और उसको एक एग्जाम्पल के साथ हम एलोबरेट करेंगे। फर्दर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, जो भी टर्म्स आएगा इसमें, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।